नमस्ते बच्चों। आज हम साहित्य सागर जो किताब है इसके अंतर्गत जो दूसरी कहानी है उसे आज हम पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है काकी। इसके लेखक हैं सियाराम शरण गुप्त जी। गुप्त जी ज्यादातर विश्व मानवता, विश्व प्रेम, सत्य, अहिंसा जैसे विचारों से ये प्रभावित रहे हैं। किंतु ये जो आज हम जो कहानी पढ़ेंगे काकी, यह एक बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। यानी इस कहानी में बच्चों के मन को पढ़ने का एक सफल प्रयास किया गया है। यह कहानी माँ और पुत्र के गहरे प्रेम को भी दर्शाती है। उनके बीच जो घनिष्ठ प्रेम, जो गहरा प्रेम है, उसे भी हमें बताती है और साथ ही साथ बच्चों के मन को पढ़ने की एक सफल कोशिश भी करती है। जैसे आप लोग अभी उम्र के जिस पड़ाव में हैं, आप लोग के जीवन में मित्रों का तो बहुत ज्यादा महत्व होगा, किंतु इस कहानी का जो प्रमुख पात्र श्यामू है, उसके लिए उसकी माँ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसकी जो काकी है वही उसके जीवन का आधार है। तो चलिए आज हम कहानी पढ़ते हैं काकी। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। यानी कहानी का जो प्रारंभ है वो बड़ा हृदय विदारक है। यानी हृदय को छलनी कर देने वाला है, मन को बड़ा दुखी कर देने वाला है। क्योंकि बच्चा जो श्यामू है वह सोकर जब उठता है तो क्या देखता है कि घर के सभी लोग बड़े जोर जोर से रो रहे हैं और उसकी जो माँ है वो भूमि पर लेटी हुई है, भूमि शयन कर रही है, भूमि पर लेटी हुई है और घर के बाकी जो सदस्य हैं वो उन्हें घेर कर बड़े जोर जोर के स्वर में रो रहे हैं। तो ये जो दृश्य है ये शोक से भरा है, दुख से भरा है। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वो उमा के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही हैं, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो, मैं न जाने दूंगा। यानी बालक जो है, बच्चा जो है, वह समाज के रीति रिवाजों से बड़ा ही अनभिज्ञ होता है, उसे पता नहीं होता है। घर के जो लोग हैं, जब उमा जो कि बालक श्यामू की माँ है, जब उनके अंतिम संस्कार के लिए जब लोग उन्हें शमशान ले जाते हैं तो बालक श्यामू बड़ा विरोध करता है, इसका बड़ा उपद्रव मचाता है और वो कहता है इसकी काकी तो सो रही है, उसे क्यों घर के बाहर सब लोग लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम बच्चे के सरल मन से परिचित होते हैं। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। यानी लोग बड़ी ही कठिनाई से किसी प्रकार से बालक को उसकी माँ से अलग कर पाए और बाद में श्यामू को ये बताया गया, उसके घर के बड़े लोगों ने उसे बताया कि उसकी माँ कहीं नहीं गई है, उसकी माँ तो उसके मामा के यहाँ गई है। लेकिन बहुत जल्दी श्यामू को पता चल जाता है कि उसकी माँ मामा के यहाँ नहीं गई, बल्कि कहाँ गई है, ऊपर आकाश में जो राम रहते हैं उनके यहाँ गई है। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से वह प्रकट हो गया। यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। यानी बहुत समय तक उससे असत्य, उससे मिथ्या बोला गया, लेकिन जैसे बहुत समय तक असत्य के आवरण में, असत्य यानी झूठ के पर्दे में सच को हम छिपा नहीं सकते, बालक से सच छिपा नहीं रहा कि उसकी माँ जो है, उसकी जो काकी है, वह राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिनों तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिनों तक बनी रहती है। वैसे ही उसके अंतःस्थल में वो शोक जाकर बस गया। वह प्राय अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। यहाँ पर बच्चे के दुख की गहराई को लेखक दिखाते हैं कि बच्चा कितना ज्यादा दुखी है, श्यामू कितना दुखी है अपनी माँ के जाने के बाद। उदाहरण देकर बड़े ही प्रभावशाली ढंग से लेखक ने समझाया भी है। जैसे जब बारिश होती है तो पृथ्वी पर बारिश का पानी 1-2 दिन में तो गायब हो जाता है, लेकिन उसकी जो आर्द्रता है, उसकी जो नमी है, वो बहुत दिन तक पृथ्वी के अंदर
रहती है। उसी प्रकार से भले ही कुछ दिनों के बाद वो रोना बंद कर देता है, बालक शामू रोना बंद कर देता है, लेकिन उसका जो दुख है वो उसके मन में कहीं भीतर जाकर बैठ जाता है, रच बस सा जाता है। और वो अकेला क्या करता है, वो बस आकाश की तरफ देखा करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे बताया गया है कि उसकी माँ ऊपर राम के यहाँ गई है। एक दिन ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी, न जाने क्या सोचकर उसका हृदय कमल एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। अब हम देखिए कहानी के दूसरे प्रमुख पात्र से मिलते हैं। ये कौन है? विश्वेश्वर। विश्वेश्वर जी कौन है? विश्वेश्वर जी उमा के पति और श्यामू के पिता हैं। तो उनसे जाकर पतंग की मांग कौन करता है? बालक श्याम। अब देखिए बालक श्याम का हृदय कमल अचानक से उसका मन क्यों खिल गया। आकाश में उड़ती पतंगों को देखकर जो श्यामू है वह मन ही मन एक योजना बना लेता है। उसके मन में एक उम्मीद जगती है कि जैसे ये पतंग ऊपर उड़कर आकाश में पहुंचती है तो हो सकता है इन पतंगों के द्वारा वह अपनी माँ को भी नीचे बुला पाए। इन्हीं सब विचारों में खोया और खुश होकर बालक जो श्यामू अपने पिता के पास जाता है और क्या कहता है कि मुझे एक पतंग लाकर आप दे दीजिए। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्य मनस्क रहा करते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। देखिए यहाँ पर पत्नी की मृत्यु के बाद जो विश्वेश्वर जी है वे भी बड़े उदास से रहने लगे, लेकिन यहाँ पर एक प्रकार से अपने बच्चे के साथ अन्याय कर बैठते हैं। बच्चा अपनी माँ से बिछड़कर कितना दुखी होगा इसके बारे में विश्वेश्वर जी ने बिल्कुल नहीं सोचा। वे अपने दुख में ही इतना दुखी हो गए कि वे बालक श्यामू के दुख को के साथ न्याय नहीं कर पाए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहां से भाग गया। अब देखिए बालक बहुत ज्यादा उत्कंठित है, बहुत ज्यादा व्याकुल है, व्यग्र है पतंग को प्राप्त करने के लिए। हालांकि उसने अपने पिता से कहा कि उसे पतंग दे दी जाए, किंतु जो उत्तर था उसमें कहीं भी कोई भाव नहीं था। तो इसीलिए वो क्या करता है, वह स्वयं ही उसे पूरा करने की कोशिश करता है और इस प्रक्रिया में वह अपने पिता विश्वेश्वर जी की कोट से चवन्नी चुरा लेता है और अपनी पतंग के लिए वह पैसे बना लेता है। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा लो। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान न पाए। यहाँ पर हम फिर एक और नए पात्र से परिचित होते हैं। वो पात्र कौन है? सुखिया दासी का जो पुत्र है वो कौन है? बालक भोला, जो कि श्यामू का समवयस्क है, यानी उसी की आयु का है। वह चवन्नी किसे देता है? वह अपने मित्र भोला को चवन्नी देकर कहता है कि अपनी जीजी से वह पतंग मंगवा ले, और हिदायत क्या देता है कि किसी को इस बात की भनक तक न पड़ने पाए। पतंग आई, एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूं? भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से नहीं कहूंगा। श्यामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं ये पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा, इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगे। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। अब देखिए मन में जो योजना बनाई है, किसने बनाई है? बालक श्यामू ने। इस योजना को अपने मन में रख नहीं पाता और वो अपने मित्र से इसे के सामने वो व्यक्त करता है और कहता है कि तुम्हें पता है मैं क्या करूंगा? मैं इस पतंग से अपनी काकी को अपने पास बुलाऊंगा, यानी वह राम के यहाँ इसे भेजेगा और इसे पकड़कर उसकी काकी नीचे उतरेंगी। तो यहाँ पर हम बच्चों के मन के इस भाव से भी परिचित होते हैं कि बच्चे बहुत समय तक कोई भी बात अपने मन में ज्यादा छिपा नहीं पाते। वे जिस पर भरोसा करते हैं वे इसके साथ इसे बताना चाहते हैं और खुश भी होना चाहते हैं, जो कि यहाँ पर बालक श्यामू ने किया। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनता है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो, सब ठीक हो जाएगा। अब देखिए भोला जो है वह श्यामू के सामने अपनी समझदारी दिखाता है और क्या कहता है कि देखो रस्सी तो तुम्हारी बात तो बहुत अच्छी है, योजना तो बड़ी अच्छी बनाई है, लेकिन जो तुम्हारी डोर है वो बहुत पतली है, इसे पकड़कर काकी नीचे नहीं उतर पाएंगी।
ये बात श्यामू को भी जच जाती है, उसे कहता हाँ ये बात तो एकदम सही है। श्यामू गंभीर हो गया, मतलब ये कि बात लाख रुपए की सुझाई गई है, परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। यानी श्यामू को भी लगता है कि भोला की बात तो बहुत सही है, क्योंकि पतली डोर तो टूट सकती है, इसलिए मोटी रस्सी का प्रबंध करना पड़ेगा। मदद के लिए वो परिवार के अन्य सदस्यों पर भरोसा नहीं कर पाता, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी काकी को तो जला के सब लोग आ गए हैं, तो वे कभी भी उसकी मदद नहीं करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि बालक जो है वह समाज के जो रीति रिवाज से बिल्कुल अपरिचित है और एक कठोर सत्य से भी अपरिचित है कि मृत्यु के बाद लोग वापस नहीं आते, और यह भोला को भी इस सत्य का पता नहीं है। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन विश्वेश्वर के कोट में से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे। 1 रस्सी ओछी पड़ेगी यानी छोटी पड़ेगी। जवाहर भैया में से मैं एक कागज पर काकी लिखवा रखूंगा, नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुंचेगी। यहाँ यानी कि अपनी योजना में काकी को अपने पास बुलाने की जो योजना है, उसमें जो बालक श्यामू है कहीं किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं करना चाहता, और वह पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहता है कि उसकी काकी बिना किसी विघ्न बाधा के उसके पास वापस अवश्य आ जाए। इसलिए वह 2 रस्सियों की प्रबंध की बात कहता है जो बहुत अच्छी हो, और साथ ही साथ एक चिट की भी बात करता है जिस पर काकी लिखा होगा और जो कि पतंग पर रहेगी, जिससे काकी बिना किसी विघ्न बाधा के नीचे उतर आए। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आ घुसे। भोला और श्यामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला। अब देखिए, 2 घंटे बाद दोनों बच्चे बड़े ही खुश होकर कोठरी में क्या कर रहे थे, अपनी जो योजना श्यामू ने बनाई है उसे वो सफलता का रूप देने की कोशिश कर रहे थे। यानी वो सब कुछ सारे काम वो कर रहे थे, पतंग में रस्सी बांधने का काम चल रहा था और चिट लगाने का काम भी चल रहा था। लेकिन अचानक से कौन वहां पहुंच गया? विश्वेश्वर जी। क्यों पहुंच गए? क्योंकि उनकी जेब से 1 रुपया और चवन्नी गायब थी, और वे बड़े ही उग्र, बड़े ही क्रोधित होकर पूछते हैं कि तुमने हमारी जेब से रुपए निकाले हैं। जैसे बच्चों को अगर डांट पड़े तो सारा सच एक बार में उगल देते हैं, ठीक उसी प्रकार जो भोला है वह इस डांट को सुनकर एक बार में सब कुछ बता देता है और क्या कहता है कि श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी से कर जेल जाएगा, अच्छा तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। यह कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ दी। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा, ये किसने मंगाई? यानी विश्वेश्वर जी ने बिना पूरी घटना को जाने, बिना किसी से बात कोई भी पूछे हुए उन्होंने क्या किया, श्यामू को 2 थप्पड़ जड़ दिए। यहाँ पर विश्वेश्वर जी को श्यामू से सारी बात सुननी चाहिए थी, और उन्हें इस सत्य से भी उन्हें अवगत होना चाहिए कि अभी श्यामू का मन अपनी माँ के लिए भी काफी तरस रहा होगा। इन सब बातों की परवाह किए बिना क्रोध में आकर एक कठोर पिता की तरह वे उस पर हाथ उठा देते हैं। लेकिन जैसे ही दूसरे सत्य के बारे में उन्हें पता चलता है कि रस्सियां क्यों मंगाई गई हैं, तब वे बहुत ज्यादा दुख से भर जाते हैं। भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी, कहते थे इनसे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। इस सत्य को सुनकर विश्वेश्वर जी बहुत ज्यादा एकदम उन्हें लगता है कि क्या किया जाए, क्या कहा जाए। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखा, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी। यानी जब पूरे सत्य से अवगत होते हैं विश्वेश्वर जी, तो वे अपराध बोध से भर जाते हैं। यानी उनको पीड़ा होती है, तकलीफ होती है कि उन्होंने कितना गलत और अनुचित कार्य किया है। बिना बच्चे के सच को जाने उन्होंने इस पर हाथ उठा दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि पिता के रूप में विश्वेश्वर जी अपने कर्तव्य का निर्वाह जो है पूरी तरह से करने में असमर्थ भी सिद्ध होते हैं, क्योंकि जो समय उन्हें अतिरिक्त समय जो देना चाहिए था अपने पुत्र श्यामू को, वे नहीं दे पाते हैं।
और यही कारण है कि जो बालक शामू इतना ज्यादा दुखी हो जाता है कि हर प्रकार हर संभव वो कोशिश करता है कि अपनी काकी को अपने पास बुला लिया जाए। अपनी गलती का अनुभव होने पर विश्वेश्वर जी को बड़ी ही आत्मग्लानि भी होती है। इस प्रकार से कहानी का अंत भावुकता से भरा हुआ है और एक तरह से हमें बच्चों के मन के विज्ञान से पूरी तरह से परिचित भी करा देता है। जहाँ पर यह कहानी एक ओर एक माँ और एक पुत्र के गहरे प्रेम को हमारे सामने रखती है, घनिष्ठ प्रेम को हमारे सामने रखती है, वही दूसरी ओर बच्चों के मन की जो पर्दे हैं वो खोलती हुई चली जाती है। तो इस तरह से आज ये कहानी काकी हमने यहाँ पूरी कर दी, समाप्त कर दी। आपको ये कहानी कैसी लगी अवश्य मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अवश्य मुझे सूचित कीजिएगा। अगर कोई प्रश्न है, किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो।